आज का टॉपिक है सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे IWT के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। यह सुर्खियों में क्यों है? सिंधु जल संधि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा नियुक्ति तटस्थ विशेषज्ञ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि IWT के तहत जम्मू कश्मीर के निर्माणाधीन 2 जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित है। तथा विशेषज्ञ ने यह स्पष्ट किया कि वह इन परियोजनाओं के डिजाइन और भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा मतभेदों समाधान करने की पूरी तरह सक्षम है। यह निर्णय भारत के उस रुख को मजबूत करता है जो भारत हमेशा से तटस्थ विशेषज्ञों के अधिकार का समर्थन करता है। ठीक है। अन्य तथ्य की बात करें तो विवाद क्या है, देखते हैं विवाद क्या है। ठीक, विवाद शुरुआती 2015 में पाकिस्तान द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसके बाद विश्व बैंक ने दोहरी विवाद समाधान की प्रक्रिया अपनाई। इसके तहत भारत के अनुरोध तटस्थ विशेषज्ञ मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति किया। पाकिस्तान के अनुरोध पर अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय को भी शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, इन विवादित जल विद्युत परियोजना शामिल हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन से विद्युत परियोजना है जो विवाद के अंदर है। झेलम नदी जो 330 मेगावाट किशनगंगा जलविद्युत परियोजना 2018 में उद्घाटित थी। चिनाब नदी 850 मेगावाट रतीले परियोजना। भले ही ये रन ऑफ रिवर हैं, फिर भी पाकिस्तान का दावा है कि इसके उसकी कृषि भूमि मिलने वाले प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखें कि सिंधु जल संधि के बारे में देखते हैं कि IWT के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि इसकी उत्पत्ति इस संधि ने 1960 में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता पर भारत पाकिस्तान ने हस्ताक्षरित किए थे। ठीक है। जल का उपयोग के अधिकार, पूर्व नदी में आ जाती हैं आपका रावी, ब्यास, सतलज। इन नदियों को पूरा पानी भारत के लिए आरक्षित है और भारत इनका बिना किसी रोक टोक के उपयोग कर सकता है। ठीक है, हम लोग किस नदी की बात की? रावी, ब्यास, सतलज। देखिए, ब्यास है, रावी है और सतलज, इन तीनों नदियों का भारत के लिए आरक्षित है। भारत इनका बिना रोक टोक के उपयोग कर सकता है। जबकि पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब। देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों में पानी पाकिस्तान आवंटित किया जाएगा। हालांकि भारत को विशिष्ट गैर उपयोग उद्देश्य कुछ सीमित गतिविधियों अनुमति प्राप्त है, जैसे नौवहन लकड़ी आदि का परिवहन, बाढ़ सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण, मछली पकड़ने, मछली पालन गतिविधियां इत्यादि। इसके अलावा भारत के पास निम्नलिखित उद्देश्य के लिए इन नदियों के जल का उपयोग करने की भी अनुमति है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखें तो इसके अलावा भारत के पास निम्नलिखित उद्देश्य के लिए इन नदियों का जल उपयोग की अनुमति है, जैसे घरेलू उपयोग, नॉन कंज्यूमेटिव यूज, कृषि, जल विद्युत उत्पादन। इस संधि ने 30% पानी
भारत यूज करेगा, जबकि 70% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ठीक है। IWT कार्यान्वयन की बात करें तो संधि के संबंधित सभी मामले नियमित संवाद करने दोनों देशों द्वारा अस्थायी जल संधि आयोग भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विवाद समाधान तंत्र की बात करते हैं। त्रिस्तरीय श्रेणीबद्ध अस्थायी सिंधु आयोग, जिसे PIC के नाम से भी जाना जाता है, यदि संधि की व्याख्या या इसके उल्लंघन से संबंधित कोई संदेह या विवाद हो तो इसे हल करने की पहली जिम्मेदारी PIC होती है। तटस्थ विशेषज्ञ PIC किसी तकनीकी विवाद सहमति नहीं बन पाती तब मामला तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। ठीक है। मध्यस्थता न्यायालय नीचे स्तरों पर नहीं होता तो 7 सदस्यीय मध्यस्थता न्यायालय अंतिम कानूनी निर्णय देता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अब IT से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां पर नजर डालेंगे। ठीक। पाकिस्तान द्वारा भारतीय परियोजनाओं का विरोध अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तान अक्सर किशनगंगा, झेलम, चिनाब नदी जल विद्युत परियोजना का विरोध करता रहता है। पाकिस्तान का अपना तर्क है कि ये परियोजना संधि में तय तकनीकी का पालन नहीं करता और पर्यावरण चिंताएं भी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय ग्लेशियर तेजी से पिघलने से इसके जल प्रवाह में काफ़ी बदलाव देखा गया है। अगला पॉइंट है भारत की बढ़ती ज़रूरतें। भारत की जनसंख्या वृद्धि किसी विस्तार के कारण सिंचाई बिजली उत्पादन में भारत को अधिक ज़रूरत महसूस होती है। अब सुरक्षा राजनीति के दबाव भी देख सकते हैं कि रणनीति उपयोग मौजूदा जल रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए भारत का यह कहना है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। कहने का मतलब आप इस बात का संकेत देखते हैं कि भविष्य में जल भू राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आतंकी संबंधी चिंताएं सीमा पार आतंकवादी सिंधु जल जोड़ कर देखा है। खासकर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने संकेत दिया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन देने से संधि पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अब आगे नज़र डालें तो आगे की राह क्या हो। एकीकृत जल प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, दोनों देश एकीकृत नदी बेसिन दृष्टिकोण अपना सकते हैं। साथ ही साधारण जल उपयोग के संरक्षण के बाद प्रबंधन और केंद्रित जलवायु परिवर्तन प्रभाव संयुक्त अध्ययन शुरू कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आधुनिकीकरण और पुनर्वार्ता। नई तकनीकों को बदलते जल उपयोग की मांगों पर ध्यान रखते हुए इस संधि में सुधार किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्याय संगत और उचित उपयोग, नो हार्म रूल भी शामिल है। नो हार्म रूल क्या मतलब है, देखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। इसके तहत प्रत्येक देश से यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके कार्यों की किस अन्य देश के परमाणु क्षति न हो। ठीक है। अब पारदर्शिता और डेटा साझाकरण की बात करें, रियल टाइम सैटेलाइट आधारित निगरानी और संयुक्त डेटा साझा तंत्र, जल प्रवाह, बाढ़, अन्य जुड़ी जानकारी साझा की जा सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब आगे देखें तो सीमा पार जल बंटवारे अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है। ठीक है। सीमा पार जल बंटवारे हेलसिंकी नियम 1966 यह राष्ट्रीय सीमा पार कानूनों और नदियों से जुड़े भूजल को नियंत्रित करता है। इसके विवाद वार्ता, मध्यस्थता, न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय माध्यम से हल करने का सिद्धांत भी शामिल है। हेलसिंकी कन्वेंशन 1992। ठीक है।
यह सीमा पार जल प्रदूषण कम नियंत्रण कानून ढांचा है। इसके तहत फ्रीकांस ने सावधानी सिद्धांत लागू की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ नॉन नेविगेशन यूज ऑफ द इंटरनेशनल वाटर फोर्स 1997, जो यूएनए यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक लचीला व्यापक वैश्विक कानून ढांचा है जो सीमा पार जल स्रोत के उपयोग में प्रबंधन से बुनियादी नियम तय करता है। इसे दो प्रमुख सिद्धांत स्थापित होते हैं। पहला, न्याय संगत और उचित उपयोग, और पड़ोसियों को अत्यधिक नुकसान न पहुंचाने का दायित्व। यह हम सिंधु जल संधि के बारे में डिटेल देखा। अब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।